ड्रामे की शुरुआत लिसा से होती है, जो कि अपने घर में इंटर करती है। तो वहाँ की कंडीशन देख कर के वो समझ जाती है कि जरूर अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है और वो काफी गुस्से से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किए बेडरूम में इंटर करती है, जहाँ उसका फियांसी लू एक मॉडल के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा था। ये देख कर के तो उसका खून ही खोल जाता है और लिसा को अपने सामने पाकर के वो दोनों भी काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लिसा कहती है कि आज इसी वक्त मुझे तुमसे सगाई तोड़नी है, जिस पर लू कहता है कि क्या पागलों जैसी बात कर रही हो। ये मत भूलो कि जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी और तुम्हें बेबी नहीं होगा तब तक तुम्हें तुम्हारी दादी की विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि दादी ने अपनी वसीयत में यही शर्त लिखा है, यहाँ तक कि तुम अपने शेन ग्रुप के उत्तराधिकारी भी नहीं बन सकती हो। तो लिसा कहती कि इसकी चिंता तुम मत करो, बस मुझे तुमसे सगाई तोड़नी है। इतना कहकर के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर के कहती कि मैं शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना बच्चे पैदा नहीं कर सकती हूँ। इतना कहकर के वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती कि जल्दी से मेरा मास्टर के साथ में मीटिंग फिक्स करो, जो कि एक बहुत ही बड़ी एस्ट्रोलॉजर है। जब वो उससे मिलने के लिए आते हैं तो वो उससे कहती कि तुम्हें जल्दी ही प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतने पर उसकी असिस्टेंट आकर के उसे एक मॉडल की फोटो दिखाती है और बताती है कि हमारी कंपनी द्वारा हायर किया गया एरिक नाम का मॉडल है। तो लिसा कहती कि चूंकि ये न्यू है, जहाँ इसे काम मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं उसे एक मौका दूंगी। बदले में वो मुझे एक दिन के लिए चाहिए, जिसके साथ में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब नाइट में लिजा उस मॉडल के आने का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर एरिक आता है तो लिजा उससे पूछती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मेरे साथ में नाइट एक्सपेंड करना है, पर उससे पहले तुम ये बताओ कि कहीं तुम इनफर्टिलाइट तो नहीं हो। जिस पर एरिक उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि वो तो तुम्हें मैं बेड पर ही बताऊंगा। इतना कह करके वो उसे उठा करके बेड पर ले जाता है। उसका ये अंदाज देख करके लिसा काफी इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में सब कुछ कर लेते हैं। अगली सुबह लिसा की जब आँख खुलती तो एरिक उससे कहता है कि गुड मॉर्निंग डार्लिंग। ये सुन करके तो वो काफी चौंक जाती है और कहती कि तुम अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं। तभी लिसा के पास में उसके असिस्टेंट की कॉल आती है, जो कि उसे बताती कि हमें पता चला है कि वाइस ग्रुप के प्रेसिडेंट वापस से चीन आ गए हैं, तो जल्दी आपको जाकर के उनसे मिलना चाहिए, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर के लिसा काफी खुश हो जाती है और फोन रख देती है, जहाँ एरिक उससे कहता है कि कल रात तो तुम काफी ज्यादा रोमांटिक हो रही थी। इस बात पर लिसा भड़क जाती है और कहती कि मत भूलो कि तुम एक छोटे से मॉडल हो और इस काम के बदले मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए और मैं चाहती हूँ कि बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है, पर एरिक उसे अपने करीब खींच लेता है और फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो लिसा कहती कि मैं और भी ज्यादा पैसे अपने असिस्टेंट से कहकर के तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगी, तब तक के लिए तुम इतने पैसे रख लो। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। एरिक कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ। इतना कहकर के उस पैसे को फेंक देता है और सोचता है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे मैंने टच किया है और उसके साथ में नाइट एक्सपेंड किया है। तभी वहाँ पर एरिक का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि मिस लिसा की असिस्टेंट और मास्टर आपका वेट कर रहे हैं, आपने उनसे मिलने के लिए कहा था। तो एरिक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिसा की असिस्टेंट और मास्टर दोनों ही एरिक के सामने खड़े होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एरिक ने इसे प्री प्लान करवाया था। वो जानबूझकर के लिसा के क्लोज गया था और इस काम के बदले एरिक उन दोनों को बहुत सारे पैसे देता है। अब यहाँ पर एरिक ऐसा क्यों करवा रहा था ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। तभी वहाँ पर एरिक की असिस्टेंट आती है और बताती है कि मिस लिसा हमारी कंपनी में इंटर कर चुकी है। ये सुनकर के तो मास्टर और उसके असिस्टेंट दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एरिक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। इधर कंपनी में लिसा की एंट्री होती है, जो कि रिसेप्शन गर्ल के पास जाकर के बताती है कि आज उसका वाइस ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ में अपॉइंटमेंट था। ये सुनकर के वो कहती कि ठीक है, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। इतने पर तो मास्टर और उसके असिस्टेंट धीरे से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन लिसा उन्हें पीछे से देख लेती है और वो सोचती कि पता नहीं कि वो दोनों मुझे जाने पहचाने से लग रहे थे। पर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ सोच पाती तभी वहाँ पर एरिक की असिस्टेंट आती है और उसे अंदर चलने के लिए कहती है, जिस पर लिसा उसके साथ अंदर चली जाती है। पर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। जहाँ हम एरिक को देखते हैं जो कि अपना फेस दूसरी साइड में करके बैठा होता है। लिसा उसका फेस नहीं देख पाती और वो उससे कहती है कि मुझे आज आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, मैं आपसे शेन ग्रुप से मिलने के लिए आई हूँ। पर इस बात का एरिक कोई भी जवाब नहीं देता है। ये देख करके वो सोचती कि एरिक एक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून है, जिसका बिजनेस बीजिंग से लेकर के विदेश तक फैला हुआ है। तभी एरिक के असिस्टेंट उसे लिसा का इनविटेशन देती है और कहती कि वो आपको अपनी पार्टी में इनवाइट करना चाहती है। जहाँ लिसा उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगती है कि प्लीज आप इस पार्टी में आ जाएगा, इससे हमारी कंपनी को बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस बात का भी एरिक कोई भी जवाब नहीं देता है, जिस पर असिस्टेंट कहती कि लगता है कि बॉस काफी ज्यादा थके हुए हैं, तो अभी आपसे बात नहीं करना चाहते, अब बाद में आइएगा। इतना कह करके वो उसे लेकर के बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद में एरिक का दूसरा असिस्टेंट उसके पास में आता है और उसे बताता है कि आज आपका लिसा की कंपनी में ऐसे मॉडल फोटोशूट है, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मेरे एब्सेंस में तुम यहाँ का सारा काम संभाल लेना। इतना कह करके वो वहाँ पर फोटोशूट के लिए चला जाता है। अब लिसा की नजरों में तो एरिक एक छोटा सा मॉडल था, जहाँ वो खड़ी एरिक को काफी घूर घूर के और बहुत ध्यान से देख रही होती है और वहाँ पर खड़े लोग भी एरिक की काफी तारीफें कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। तभी वहाँ पर लिसा के अंकल आते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम इस छोटे से मॉडल का फोटोशूट देखने में इतनी बिजी क्यों हो, जबकि तुम्हारे पास में कंपनी के इतने सारे काम और मीटिंग्स पड़े हैं। आखिर इस मॉडल में ऐसा क्या है जो कि तुम इसे देख रही हो? लगता है कि तुम
तुम कंपनी को पूरी तरीके से डुबा करके रहोगी। ये सब सुनकर के वो काफी शांत हो जाती है और उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। तभी वहाँ पर एरिक आकर के उनसे कहता है कि आप मैडम के साथ में ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर के तो वो काफी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी हमारे बीच में बोलने की, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो कि तुम्हारे बीच में बोल सको। इस बात पर लिसा कहती है कि मैंने यहाँ पर किसी को भी ये हक नहीं दिया है कि वो छोटे एम्प्लॉय के साथ में इस तरीके से बात करें, तो प्लीज आप अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। ये सुनकर के अंकल कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा मति भ्रष्ट हो चुका है, जबकि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती हो तुम इस कंपनी की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती हो। इतना कहकर के वो वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ एरिक लिसा का हाथ पकड़ करके कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस बात पर उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती कि ज्यादा मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने इन सब के बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं। ये सुनकर के वो चुप हो जाता है और वो उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यूज करके फेंक दोगी? इस बात से मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो भी कुछ तुम मुझसे करवाना चाहती हो। इतना कह करके वो उससे कहता है कि क्यों ना आज रात में मैं तुम्हारे लिए फिर से ओवर टाइम कर दूं। ये सुनकर के वो उसे पीछे ढकेलते हुए कहती कि अपनी औकात में रहो, दोबारा से ऐसी बात मुझसे करने की कोशिश भी मत करना। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ एरिक लिसा के मास्टर को कॉल करता है और मास्टर फौरन से लिसा को कॉल करके कहते हैं कि आज रात तुम्हारे लिए सबसे शुभ दिन है। मैंने तुम्हारे अंकों की गणना की है जिससे ये पता चला है कि आज रात तुम आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस काम पर लग जाओ। और याद रहे कि तुमने पिछली बार जिसके साथ में नाइट एक्सपेंड करा था आज भी वही लड़का तुम्हारे साथ में होना चाहिए। ये सुनकर के वो काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या फिर से मुझे ये काम करना पड़ेगा? अब उसे ना चाहते हुए भी वापस से एरिक के पास में जाना पड़ता है, जहाँ वो उसे फिर से क्रेडिट कार्ड देते हुए कहती है कि आज रात में तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो एरिक कहता है कि लगता है कि तुमने अपना मन बहुत जल्दी बदल लिया। इतना कहकर के वो उसे अपने करीब खींचता है और कहता है कि क्यों ना मैं अभी शुरू कर दूं। ये सुनकर के वो उसे दूर करती है और कहती है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म होते जा रहे हो। तो एरिक कहता है कि क्या करूं, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने आप पर से कंट्रोल खो देता हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी हरकतें देख करके लीजा भी काफी शॉक्ड होती है। इधर लू की मदर उससे कहती है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई कि लिसा ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया है। अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो हमारे यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा। जिस पर लू कहता है कि वो तो बस नाटक कर रही है, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझसे ही शादी करेगी। तो उसकी मदर कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझा लो, वरना अगर उसने किसी और से शादी कर ली तो उसकी संपत्ति किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी। इधर एरिक कार में बैठा ये सब सुन रहा होता है और अब हमें यहाँ से 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब एरिक बहुत ही ज्यादा मोटा और अगली दिखता था। तब उसने देखा कि लिसा पानी में डूब रही थी और वो उसे बचाने के लिए फौरन से पानी में कूद पड़ता है और उसे बचा करके अपने घर ले जाता है। तभी वहाँ पर लू एरिक को ढूंढता हुआ पहुँचता है, जिसे देख करके एरिक भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसी हुई यहाँ पर आने की? जिस पर लू कहता है कि ऐसे बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने, और आज मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारी मदर ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है और खुद को खत्म कर लिया है। और दूसरी बात है कि तुम्हारी माँ के मरने जीने से तुम्हारे फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मेरी मदर के साथ में शादी करने में बिजी है। ये सुनकर के एरिक काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे फादर के नाजायज बेटे हो। तो लू कहता है कि और तुम एक मोटे और बदसूरत दिखने वाले लड़के हो जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है। इतना कह करके वो उसे वहाँ से बाहर निकलवा देता है। तभी लिसा की आंख खुलती है तो वो लू से पूछती है क्या तुमने मुझे बचाया है? तो लू कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बचाया है, अब तुम्हें इसका रीपे तो करना ही होगा। प्रेजेंट टाइम में एरिक सोचता है कि जिसके बाद दादाजी ने मुझे विदेश भेज दिया, अब 5 साल पहले मैं जो था वो रहा नहीं और अब जो मैं हूँ उसे कोई समझ नहीं सकता है। वो कहता है कि लू मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगा जो तुमने मुझसे छीना था। दूसरी तरफ लिसा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और अपनी दादी से कॉल पर बात कर रही होती है, जहाँ उसकी दादी कह रही होती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कम से कम मरने से पहले मैं अपने परपोते का मुंह देखना चाहती हूँ। तो वो कहती कि दादी बस मुझे कुछ समय और चाहिए। इतना कह करके वो कॉल काट देती है और सोचने लग जाती है क्या सच में आज मैं बच्चा कंसीव कर लूंगी जैसा कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था। तभी वो देखती है कि एरिक पीछे के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा होता है। तो फौरन से गेट ओपन करती है और कहती है कि आखिर तुम मेन गेट से क्यों नहीं आए? इतने पर तो एरिक उसे पागलों की तरह किस करने लगता है। उसकी ऐसी हरकत देख करके लिसा काफी परेशान हो जाती है और उसे फौरन से खुद से दूर करती है। तो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। जिस पर लिसा कहती है कि तुम एक छोटे से मॉडल हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी मुझसे इस तरीके की बात करने की? एरिक कहता है कि वो सब मैं नहीं जानता हूँ। इतना कह करके वो उसे उठाकर बेड पर ले जाता है, जिस पर लिसा उससे कहती है कि हमारे बीच में बस एक सौदा है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इतने पर तो एरिक उसे किस कर लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लू को पसंद नहीं करती हो और मेरा टच तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या वो तुम्हें समझता है? क्या वो तुम्हें मेरी तरीके से सेटिस्फेक्शन दे सकता है? तो लिसा कहती है कि हटो मेरे पास से, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी है। जिस पर एरिक उसे फिर से अपने क्लोज खींच लेता है और यहाँ पर वो दोनों फिर से एक बार एक हो जाते हैं। अगली सुबह एरिक के पास में उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और उसे आज का उसका बिजी शेड्यूल बताता है। तो कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। जिसके बाद में वो लिसा को बहुत प्यार से देखते हुए उसकी चीख पर ही किस करता है, जहाँ लिसा नींद में लू का ही नाम ले रही होती है। लू का नाम सुन करके तो एरिक का खून ही खोल जाता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि शेन ग्रुप यानी कि लिसा की कंपनी की पार्टी में मैं जाने के लिए रेडी हूँ, ये मैसेज शेन ग्रुप तक पहुँचा दो। इतना कह करके वो लिसा से कहता है कि मैं तुम्हारे मुँह से सिर्फ अपना नाम सुनना चाहता हूँ हर बार और बार बार। अब पार्टी शुरू होती है, जहाँ लू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में
इंटर करता है, जहाँ लिली को देख करके सभी कहने लग जाते हैं कि लगता है कि मिस्टर लू आपकी खूबसूरती के कायल हो गए, तभी तो लीजा को छोड़ करके आपके साथ में घूम रहे हैं। तभी वहाँ पर लीजा आती है, जिसे देख करके लिली को आगे लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। पर लीजा पूरी पार्टी में वाइस ग्रुप के प्रेसिडेंट को ढूंढ रही होती है, जहाँ लिली जानबूझ करके उसे टीज करते हुए उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है अरे ये क्या हुआ, इतना प्यारा ड्रेस तुम्हारा खराब हो गया है, अब तुम क्या करोगी। जिस पर लीजा भी ड्रिंक उठा करके उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो कमजोर सी लड़की हूँ जो कि तुम्हारी ऐसी हरकत बर्दाश्त करेगी। मैं उनमें से हूँ जो कि तुम्हारा मुंह तोड़ करके रख दूंगी, समझी या नहीं। जिस पर लू कहता है कि आखिर तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो, तुम्हें जेलस फील हो रहा है क्या, क्योंकि लिली तुमसे बेहतर है और मैं उसके साथ में हूँ, ये बात तुम्हें चुभ रही है। जिस पर लीजा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के आदमी के बारे में इतना सोचूंगी। जिस पर वो कहता है कि देखो मैं ही वो इंसान हूँ जो कि तुम्हें आसानी से बच्चे का मुंह दिखा सकता हूँ, वरना शेन ग्रुप के बारे में भूल जाना। इस बात पर लीजा उसे एक जोर का किक मारती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस बात से लिली काफी चिढ़ जाती है और अपने आदमी को कॉल करके कहती है कि लीजा की फोटोशॉप की फोटो तैयार है ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लीजा आज इस पार्टी में पूरी तरीके से बदनाम हो जाए। लेकिन उसकी ये सारी बात कोई पीछे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। इधर लीजा अपना ड्रेस चेंज करने के लिए अंदर जाती है, तभी वहाँ पर एरिक आता है, जहाँ लीजा अंदर से असिस्टेंट को आवाज लगा रही होती है उसका जिप क्लोज करने के लिए। लेकिन असिस्टेंट एरिक को देख करके वहाँ से चली जाती है और एरिक अंदर चला जाता है और पीछे से उसका जिप क्लोज कर देता है और उसे अपनी ओर टर्न करते हुए उसे किस करने लग जाता है। जिस पर लीजा उसे फौरन से खुद से दूर करती है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम अंदर क्यों आए। जिस पर एरिक कहता है कि ये ड्रेस मुझे बहुत ही ज्यादा सीड्यूस कर रहा है, तो कहती कि लगता है कि तुम पागल हो गए हो। जिस पर एरिक उसके हाथों को टच करते हुए उसके फेस के क्लोज चला जाता है, जिसकी वजह से लीजा शांत हो जाती है और उसे फील करने लगती है। तो एरिक कहता है कि क्या हुआ डार्लिंग, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं। इतने पर तो वो आंख खुलती है और कहती कि हटो मेरे पास से, मुझे जाने दो। जिस पर एरिक उसे टेबल पर ही बिठा देता है। तो लीजा कहती कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो कि तुम अब ये सब भी करने लग गए हो, कहीं तुम किसी के प्लान का हिस्सा तो नहीं हो। तो एरिक कहता है कि प्लान वो क्या होता है, तुम इतनी हर्टलेस कैसे हो सकती हो जो कि मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही हो। इतना कहकर के वो उसे अपने क्लोज खींचते हुए कहता है कि और रही बात हिम्मत की, तो मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहकर के वो उसकी ड्रेस का जिप फिर से ओपन कर देता है। तो लीजा कहती है क्या पागलपन है। तो एरिक कहता है क्योंकि तुमने मुझे पागल बनाया है। इतने पर तो लू बाहर से दरवाजा पीटने लगता है, पर वो दोनों दरवाजा ओपन नहीं करते। इस बात से बौखलाया हुआ लू बाहर आकर के अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुमने लीजा को कहीं देखा है। तो कहता है कि मैंने तो नहीं देखा है। ये सुनकर के वो वहाँ से चला जाता है। इधर एरिक लीजा से कहता है कि अब बेहतर ये हुआ कि तुम इस ड्रेस को चेंज कर लो, वरना कोई भी आसानी से तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा और ये बात मुझे पसंद नहीं आएगी। लीजा एरिक की ऐसी हरकतें देख करके काफी हैरान होती है, पर एरिक उसे खुद से दूर नहीं होने दे रहा होता है। इधर लू ऑफिस के लोगों के मुंह से सुनता है कि हमने देखा है कि लीजा मैडम एक मेल मॉडल के साथ में कब से रूम के अंदर बंद है, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। ये सुनकर के असिस्टेंट भी काफी परेशान हो जाता है और उन्हें इशारे में चुप रहने के लिए कहता है, जिस पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये सब सुनकर के तो लू का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। इधर लीजा एरिक से कहती कि अगर तुम अभी मुझसे दूर नहीं हुए तो मैं तुमसे वो सारे संसाधन वापस ले लूंगी जो मैंने तुम्हें दिया है। तभी लू बाहर से पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगता है और कहता है कि बेशर्म औरत, तुम अंदर किसी और मर्द के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही हो। ये सुनकर के एरिक कहता है कि कैसा पति है तुम्हारा डार्लिंग जो कि तुम्हारे लिए इतनी गंदे शब्दों का यूज कर रहा है। देखो तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई और प्यार नहीं कर सकता है, इसीलिए इस आदमी को जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ से निकाल दो। इधर लू अपने असिस्टेंट से उस रूम की दूसरी चाबी मंगवाता है, जहाँ असिस्टेंट भागता हुआ चाबी ला करके उसे देता है, पर जैसे वो दरवाजा खुलता है एरिक लीजा को लेकर के टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से दरवाजा फिर से लॉक हो जाता है। जिस पर लू कहता है कि अगर आज तुम बाहर नहीं आए तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। इतना कहकर के वो दरवाजा तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर लीजा की असिस्टेंट भागती हुई आती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, पर लू तो कुछ समझने का नाम नहीं ले रहा होता है। असिस्टेंट सोचती कि एरिक अभी भी अंदर है और यहाँ पर वो लू से कहती कि आप क्या कर रहे हैं, ये मिस्टर एरिक के लिए रूम तैयार किया गया है, अगर आप इसे तोड़ देंगे तो वो आकर के कहाँ पर बैठेंगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर एरिक भी लिली की साजिश वाली वीडियो लीजा को दिखा देता है, जिसमें वो उसके खिलाफ प्लान बना रही थी ताकि वो उसे पार्टी में बदनाम कर सके। ये देख करके तो उसका खून ही खोल जाता है और वो कहती कि लगता है कि ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर के वो गेट झटके से ओपन करती है, जिसकी वजह से लू अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एरिक को देख करके कहता है क्या आप ही वाइस ग्रुप के प्रेसिडेंट थे। ये सुनकर के ऑफिस के लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इसका मतलब ये मेल मॉडल होने का नाटक कर रहे थे, ये तो वाइस ग्रुप के प्रेसिडेंट है। ये सुनकर के लीजा उन्हें डांट करके वहाँ से भगाती है क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं था। ये सुनकर के तो लू कहता है क्या तुम एक मेल मॉडल के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही थी। इस बात पर लीजा उसे किक मार देती है, जिसकी वजह से लू वहीं पर बैठ जाता है। तो एरिक कहता है कि इसे जल्दी से अस्पताल लेकर के जाओ, वरना पता नहीं अभी फादर बन पाएगा भी या नहीं। जिस पर असिस्टेंट उसे फौरन से अस्पताल लेकर के जाता है, जहाँ एरिक उससे कहता है कि तुम तो काफी कमाल की लड़की निकली। अब ये सब होने के बाद में सभी पार्टी में जाते हैं,
जहाँ वाइस ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी कि एरिक की तरफ से लिसा के लिए बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए जाते हैं। एरिक का गार्ड लिसा से कहता है कि माफ करिएगा मैडम, बॉस आज बहुत बिजी थे इसीलिए वो आपकी पार्टी अटेंड नहीं कर पाए, पर ये सारे गिफ्ट उन्होंने आपके लिए भिजवाए हैं, जिसे देख करके पार्टी में लोगों की आंख फटी की फटी रह जाती है। लिसा भी काफी हैरान हो जाती है और ये सब देख करके लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिर लिसा के साथ में उनका क्या संबंध है। लिसा गार्ड से कहती है कि उन्हें आप मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिएगा। ये सुनकर के गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं, पर ये सब देख करके लोग पागल हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम बड़े बड़े टाइकून्स को फंसाने लगी हो। इतना कह करके वो उसके ऊपर हाथ उठा लेता है, पर एरिक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर ढकेल देता है और कहता है कि हाथ भी मत लगाना उसे। तो लोग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मुझसे ऐसी बात करने की, पर छोड़ो मैं तुम्हारे जैसे भिखारियों से बहस नहीं करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर लिली भागती हुई आती है और कहती कि जरा देखो कि स्क्रीन पर क्या प्ले होने वाला है, और जैसे ही स्क्रीन ऑन होता है तो उसमें खुद लिली की फोटोज एक्सपोज हो जाती है, जिसे देख करके सभी शॉक्ड रह जाते हैं। लू कहता है कि ये सब क्या है, तो लिसा कहती है कि मुझे क्या पता कि ये सब क्या चल रहा है। तो एरिक कहता है कि वैसे तुम्हारी शादी तो लिसा के साथ में होने वाली थी, पर तुम इन फोटोज में लिली के साथ में क्या कर रहे हो। जिस पर लिसा लू से कहती है कि बेहतर ये हुआ कि तुम अपने लवर का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे साथ में बहस करके अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती हूँ। इस बात पर लू उसके ऊपर हाथ उठा लेता है, जिस पर एरिक सामने आ जाता है, जिसकी वजह से खुद चाटा खा लेता है। ये देख करके लिसा परेशान हो जाती है और उससे पूछती कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर एरिक उसे अपने करीब खींच करके कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये नजारा देख करके लू कहता है कि अच्छा तो अब मैं समझा कि तुम इस आदमी के चक्कर में मुझसे सगाई तोड़ना चाहती हो और मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। तो लिसा कहती है कि लगता है कि तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो और तुम बीमार पड़ चुके हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। इतना कह करके वो एरिक को वहाँ से लेकर के चली जाती है। अब एरिक अपनी कार में बैठता है तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप एक साधारण सी लड़की के पीछे इतनी परेशान क्यों हैं, आप उन्हें अपनी पहचान बता करके आसानी से उन्हें हासिल कर सकते हैं। तो एरिक कहता है कि मुझे डर है कि मेरी पहचान जानने के बाद में वो मुझसे रिश्ता तोड़ लेगी, इसीलिए जब तक ऐसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। अगले दिन एरिक का फोटो शूट चल रहा होता है, जिसे देख करके लड़कियां पागल हुई जा रही थी। तभी वहाँ पर लिसा भी आती है और वो भी एरिक को बहुत गौर से देख करके मनी मन मुस्कुराने लगती है और वो इतना ज्यादा खो जाती है कि वो पूल में गिर जाती है। ये देख करके तो एरिक भी पूल में कूद जाता है, जहाँ वो उसे फौरन से पानी से निकालता है और वो उसे बहुत गौर से देखने लगता है। उसे ऐसे देख करके लिसा कहती कि प्लीज कुछ करना मत, यहाँ पर सब कोई देख रहा है, क्योंकि वो जानती थी कि एरिक कभी भी सनक जाता है। लेकिन इस बार एरिक उसकी बात मान करके उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ वो बहुत प्यार से उसके हेयर्स में टॉवल करने लगता है। इतने पर वो उसके करीब जाने लगता है तो लिसा को लगता है कि वो किस करने वाला है, इसीलिए वो अपने मुंह पर टॉवल रख लेती है, जिस पर वो उस टॉवल को हटाते हुए कहता है कि डार्लिंग तुम ब्लश कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, तो ठीक है मैं कर देता हूँ। तभी लिसा के पास में एक कॉल आ जाती है और वो पीछे हट जाती है, जिसके बाद वो एरिक की शर्ट पहन लेती है क्योंकि उसके कपड़े भीग चुके थे। एरिक कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो, तो वो कहती है कि बकवास करना बंद करो, मेरे कपड़े गीले हो गए बस इसीलिए मैंने इसे पहना है। फिर वो सोचती कि अगर मैं एरिक की बेबी को कैरी कर लेती तो मैं दादी को क्या समझाऊंगी, आखिर मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि ऐसा मैंने क्यों किया, पर अभी तक मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। एरिक पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, कहीं तुम बच्चे के बारे में तो नहीं सोच रही हो, तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं रेडी हूँ। इधर शेन मेंशन यानी कि लिसा की दादी के घर में दो मेड कल की पार्टी में हुए बवाल की न्यूज को देख करके आपस में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर लिसा की कजन सिस्टर मिंग आती है और इनकी बात सुन करके उनका मोबाइल लेकर के न्यूज देख लेती है, जिसमें लिसा एरिक के साथ में पूरी तरीके से बदनाम हो चुकी थी। ये देख करके तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन से दादी के पास जाकर के उन्हें वो न्यूज दिखा देती है और कहती कि लिसा ने हमारे शेन परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सब देख करके और सुन करके दादी को सदमा लग जाता है और उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिस पर फौरन से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लिसा को जब ये बात पता चलती है तो वो भी फौरन से हॉस्पिटल भागती हुई पहुंचती है, जहाँ मिंग उससे कहती कि आज तुम्हारी वजह से दादी का ये हाल हुआ है, तुमने हमारे शेन परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तो कहती कि बकवास करना बंद करो और दादी को टेंशन मत दो। इतनी पर दादी उससे पूछती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुम किसी और लड़के के पास में चली गई, मुझे जानना है। तो लिसा कहती कि लगता है कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो दादी उससे पूछती कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ में कुछ गलत किया है, उसने तुम्हें धमकाया, अगर उसने ऐसा किया है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लूंगी। जिस पर मिंग कहती कि जरूर इसी की कोई गलती रही होगी, क्योंकि ये ऐसी बदचलन टाइप की लड़की है कि इसे आखिर कौन पसंद करेगा, इसीलिए लू ने इसे छोड़ दिया है और वो भी किसी और लड़की को डेट कर रहा है। ये सुनकर के लिसा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती कि आखिर तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती कि तुम कैसी होती जा रही हो, इसीलिए तो तुम्हारी भी शादी नहीं हो रही है। जिस पर मिंग चिढ़ जाती है और दादी से कहने लग जाती है कि देखिए ना ये मुझे डांट रही है। दादी कहती कि आखिर तुम अपनी गृहस्थी क्यों नहीं बसा रही हो, जब तक तुम लू से शादी नहीं करोगी तब तक तुम्हें बेबी भी नहीं हो पाएगा। जहाँ मिंग कहती कि तुम पिछले 3 साल से लू के साथ में रिलेशनशिप में हो, ना ही तुम उससे शादी कर रही हो और ना ही तुम प्रेग्नेंट हो पा रही हो, इस हिसाब से तुम शेन परिवार की कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती हो। तभी वहाँ पर लू आता है और कहता है कि किसने कहा कि शेन परिवार की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती है, हमारा रिश्ता बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ।
ये सुनकर के तो दादी काफी खुश हो जाती है और यहाँ पर लू लीजा की जम करके साइड लेता है और मिंग का मुंह बंद कर देता है। लीजा को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और लू उसकी इतनी साइड क्यों ले रहा है। वो तो मुझसे नफरत करता है और लिली को डेट कर रहा है। तभी मिंग लू से कहती कि आपको तो पता है ना कि इसका किसी दूसरे मर्द के साथ में अफेयर चल रहा है, फिर आप ऐसी लड़की के साथ में कैसे रह सकते हैं। तो लू कहता है कि मेरी वाइफ एक वर्किंग वुमन है और उसका बहुत सारे लोगों के साथ में उठना बैठना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके चरित्र पर उंगली उठा देंगे और तुम्हें ये सब अपनी बहन के बारे में कहने से पहले सोचना चाहिए। आगे से मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी भी ना सुनूं। इतने पर लीजा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए बाहर लेकर के जाती है और कहती है कि अब नाटक करना बंद करो, बताओ कि आखिर तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। वहीं एरिक भी लीजा पर नजर रखा होता है और उन दोनों को एक साथ देख करके तो उसे गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। इधर लू लीजा से कहता है क्या तुम्हें मेरा अच्छा बनना पसंद नहीं आया, अब चुपचाप से मेरे साथ में चलो और हम बच्चे की तैयारी करते हैं। इतना कह करके वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एरिक आकर के उसका हाथ लीजा से छुड़ाता है और उसे दूर ढकेल देता है। उसे देख करके लीजा फिर से एक बार शॉक रह जाती है और वो पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो एरिक कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग दोनों ही तुम्हारे ऊपर टिका रहता है। ये सुनकर के तो लू को आगे लग रही होती है। जालू उन दोनों को देख करके कहता है कि वाह क्या आशिकी है, ये तो हर जगह तुम्हारे लिए पहुंच जा रहा है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम सही लड़की मेरे लिए नहीं हो। ये सुनकर के एरिक उससे कहता है कि अपनी जबान पर लगाम दो, तुम इतने भी शरीफ नहीं हो जो कि लीजा के ऊपर उंगली उठा सको। जहाँ लीजा उससे कहती कि तुम भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हो, डॉक्टर ने बताया था कि तुम कभी भी फादर नहीं बन सकते हो, इसीलिए कमी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। और इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपने गार्ड्स को बुलवा करके तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। इस बात पर लू भड़क जाता है और उसे लड़ाई करने लगता है, पर तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसे देख करके लीजा काफी परेशान हो जाती है। तो एरिक उससे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने आदमियों से ठीक करवा दूंगा। तो लीजा कहती है कि ठीक है। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, पर एरिक उसे अपने करीब खींच लेता है और फिर से उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। लेकिन यहाँ पर लीजा शांत हो जाती है और वो खुद भी उसे किस करते हुए सोचने लगती है कि आखिर मैं ऐसे आदमी के साथ में क्यों रह रही हूँ जिसे मैं पसंद तक नहीं करती हूँ। एरिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे रोकती नहीं और खुद भी उसे किस करने लगती है। तभी वो सोचती है कि मैं क्या कर रही हूँ और वो एरिक को फौरन से खुद से दूर करती है। लेकिन एरिक तो अपने क्लोज उसे खींच ही जा रहा होता है, लेकिन लीजा खुद को उससे छुड़ाती है और अपने मुंह पर हाथ रखे वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा था। उसके जाने के बाद में एरिक अपने आदमी को कॉल करता है और कहता है कि लू को यहाँ से उठा करके ले जाओ और इसकी अच्छे से खिदमतदारी करो। एरिक का ऑर्डर पा करके गार्ड्स उसे उठा करके ले जाते हैं और लू जैसे ही होश में आता है गार्ड्स उसे खूब पीटते हैं और अच्छे से पीटने के बाद में वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लू को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर मैं क्यों मार खा रहा था। इस बात से बौखला करके वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जल्दी से पता लगाओ कि आखिर मुझे किसने पिटवाया है। अगले दिन एरिक लीजा के ऑफिस जाता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना असिस्टेंट बना लो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास 24 घंटे रहना चाहता हूँ। इस बात पर लीजा अपने चेयर से उठती है और उसे क्लोज चली जाती है और उससे धीरे से कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ में कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चाटा लगा दूंगी। इस बात पर एरिक उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट खरीदा है, क्या तुम उसे देखना नहीं चाहोगी। इतना कह करके वो उसे एक रिंग देता है। उस रिंग को देख करके वो काफी हैरान रह जाती है और वो सोचने लग जाती है कि इस रिंग को तो वाइस ग्रुप ने अभी अभी लॉन्च किया है, ये तो काफी महंगा है, फिर इतना छोटा मॉडल इसे कैसे अफोर्ड कर सकता है। और वो उससे कहती कि मुझे ये रिंग बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतनी महंगी रिंग खरीदी कैसे। एरिक उससे कहता है कि इतना भी महंगा नहीं है। तो वो कहती कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरा ऑफिस है, तो अभी के भी यहाँ से बाहर चले जाओ। तभी वहाँ पर लू धड़ल्ले से असिस्टेंट की बात को काटता हुआ अंदर इंटर कर जाता है और इन्हें साथ देख करके तो उसका खून ही खोल जाता है। पर एरिक भी कहाँ कम था, वो वापस से लीजा को अपने गोद में बिठा लेता है। तो लू कहता है कि अगर तुमने इस मॉडल को नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी वुमेन बन करके रह सकती हो। तो एरिक कहता है कि वो कोई सामान नहीं जिसे तुम जब चाहो तब अपना बना लोगे। तो कहता है कि लगता है कि शेन ग्रुप को अब मुझे बर्बाद करना ही पड़ेगा। तो लीजा कहती है कि तुम क्या करोगे। तो कहता है कि बस देखती जाओ। इतने पर लीजा के पास में एक कॉल आता है जहाँ वो आदमी उससे कहता है कि माफ करिएगा, मैं आपकी कंपनी के साथ में अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता हूँ। ये सुनकर के तो लीजा काफी परेशान हो जाती है। तो लू कहता है कि अगर तुम सब कुछ सही करना चाहती हो और अपना सब कुछ बचाना चाहती हो तो मेरे सामने घुटने टेक करके मुझसे माफी मांग लो। इस बात पर लीजा उठ करके उसके पास जाती है। यहाँ पर एरिक को लगता है कि लीजा उसके सामने कैसे माफी मांग सकती है, पर लीजा तो माफी मांगने की जगह उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। इस बात पर लू भड़क जाता है और वो भी उसके ऊपर हाथ उठाता है, पर तब तक एरिक उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अगर तुम्हें दोबारा से ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस दुनिया के नक्शे से गायब कर दूंगा। लीजा कहती है कि लगता है कि लू तुम फिर से पागल हो गए हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। तो लू उससे कहता है कि आज तुम्हारी वजह से बाहर पब्लिक में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। तो एरिक कहता है कि तुमने खुद इन सभी चीजों की शुरुआत की है। इतना कह करके वो उसे खूब पीटता है और लीजा से कहता है कि मेरे रहते भर में मैं तुम्हारे शन ग्रुप को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ पर
असिस्टेंट भागती हुई आती है और लीजा से बताती है कि हमें वेस ग्रुप की तरफ से 3 बिलियन का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये सुनकर के तो लीजा काफी हैरान रह जाती है, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। ये सुनकर के लू कहता है कि पक्का तुम वेस ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ में सोई होगी, तभी तो उसने तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया है। ये सुनकर के तो लीजा भड़क जाती है। तो लू कहता है कि तुम इतनी भी काबिल और अनोखी नहीं हो जो कि तुम्हें अचानक से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। और वो एरिक को धमकाते हुए कहता है कि और तुम जो एक छोटे से मॉडल हो, देखो मैं तुम्हारा विजिंग सिटी में रहना और खाना हराम कर दूंगा। इस बात पर एरिक कहता है कि क्या तुम्हारी फैमिली इतनी कैपेबल है जो कि मुझे यहाँ से गायब करेंगे, जो कि तुम खुद अपने परिवार के एक नाजायज बेटे हो। ये सुनकर के लू सदमे में चला जाता है क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता थी। एरिक कहता है कि क्यों, क्या हुआ, मैंने सही कहा ना। उसकी बातें सुनकर के लू कहता है कि कहीं तुम गुयान तो नहीं हो। गुयान नाम सुनकर के लीजा सोचती कि पता नहीं क्यों मुझे ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे कि मैंने 5 साल पहले ये नाम अपनी बेहोशी की हालत में सुना था। पर एरिक ने तो अपना नाम भी बदल लिया था। जहाँ एरिक लू से कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं उसे नहीं जानता हूँ, लेकिन लगता है कि तुम उस इंसान के साथ में बहुत गलत की हो, तभी तुम्हारे मुंह पर पहला नाम उसी का आया है। पर एक बात याद रखना कि आगे से कोई परेशानी खड़ी मत करना, वरना तुम समझ जाओ कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा। इतना कह करके वो लीजा को लेकर के बाहर चला जाता है, जिस पर लू अपने आदमी को कॉल करके एरिक की पूरी जानकारी निकालने के लिए कहता है। अगले दिन लीजा की दादी का जन्मदिन होता है, जहाँ एरिक बिना इन्विटेशन के पहुंच जाता है, जिसे देख करके अंकल भड़क जाते हैं और कहते कि तो वही छोटा सा मॉडल है जिसका लीजा के साथ में अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी कंपनी बदनाम हो रही है। ये सुनकर के दादी माँ लीजा से इस बात के बारे में पूछती है, तो लीजा कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये हमारी कंपनी में एक मॉडल है। जिस पर दादी अंकल को डांटते हुए कहती कि तुम इतने बुढ़े हो गए हो, तब भी तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज नहीं, जो कि भरी पार्टी में ऐसी घटिया बात कर रहे हो। उनकी डांट सुनकर के तो अंकल का मुंह ही बंद हो जाता है। तभी एरिक दादी माँ को उनका बर्थडे गिफ्ट उन्हें देता है, जिसे देख करके तो सभी हैरान रह जाते हैं। और उस गिफ्ट को देख करके अंकल कहते हैं कि छोटा सा मॉडल इतना महंगा गिफ्ट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि इसे एक नीलामी में वेस ग्रुप ने खरीदा था। फिर ये इसके पास में कहाँ से आ गया, जरूर इसने चोरी की है। तो एरिक कहता है कि हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि उन्होंने इसे खरीदा था, पर उन्होंने मुझे इसे गिफ्ट कर दिया है। इस बात पर उसका कोई भरोसा नहीं करता है, और जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी उसे जम करके बोला जाता है। इसी लड़ाई झगड़े और इनकी बहस के बीच में कोई इनका वीडियो बना करके सोशल साइट पर अपलोड कर देता है, जिसे एरिक के दादाजी भी देख लेते हैं। और यहाँ पर वो लू को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि आज इसी लू और इसकी मदर की वजह से मेरी बहू मर गई। और फिर वो लीजा को देख करके कहते कि तो लू की वाइफ है, फिर ये मेरे पोते के साथ में क्या कर रही है, पता करो कि एरिक के साथ में इस लड़की का क्या संबंध है, और इस वीडियो को सोशल साइट से जितनी जल्दी हो सके उसे डिलीट करवाओ। इधर लीजा भी उस वीडियो को देख करके काफी परेशान हो जाती है, पर दादाजी सही समय पर उसे डिलीट करवा देते हैं। पर तब तक मिंग को पकड़ करके लाया जाता है, जिसने ये वीडियो बना करके सोशल साइट पर अपलोड किया था। अपनी बेटी को इस तरीके से पकड़ाता हुआ देख करके अंकल कहते कि सब इसी एरिक का किया धरा है। इतना कह करके उसके ऊपर हाथ उठा लेते हैं, पर लीजा फौरन से एरिक को प्रोटेक्ट करती है और कहती कि आप किसी के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हैं। एरिक कहता है कि आप यहाँ पर हंगामा मचा करके अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। आप तो शेन ग्रुप की इज्जत के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अपनी बेटी के लिए कैसे भूल गए। यहाँ पर गार्ड्स उसे सच कहने के लिए धमकाते हैं, जिससे डर करके मिंग सच कबूल कर लेती है और बता देती कि हाँ उसी ने वीडियो बना करके अपलोड किया था। ये सुनकर के लीजा बहुत बुरी तरीके से भड़क जाती है। तो अंकल कहते कि अरे अभी वो बच्ची है और ना समझ है। तो लीजा कहती कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे माफ कर दूं तो आपको अपने शेयर छोड़ने पड़ेंगे। अब अंकल यहाँ पर सोचने लग जाते कि अगर मेरी बेटी जेल चली गई तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और मिंग को बाहर ले जा करके एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कहते कि आज तुम्हारी हरकत की वजह से मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया है। जिस पर मिंग कहती कि पापा आप परेशान मत हुई, हमारे पास में और भी बहुत सारे तरीके शेन ग्रुप को अपने कब्जे में लेने के लिए, आप तो इतनी से ही परेशान हो गए। ये सुनकर के वो शांत हो जाते हैं। अब अगले दिन अंकल लीजा के पास जाते हैं और कहते कि आज तुम्हारा जहां ग्रुप के प्रेसिडेंट हुआन के साथ में मीटिंग है, वो हमारी कंपनी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। जिस पर वो कहती कि पर मैं जरूरत नहीं समझती हूँ। तो वो कहती कि क्या बकवास कर रही हो, मैंने पहले ही बात कर लिया है और अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। अब लीजा को न चाहते हुए भी हुआन से मिलने के लिए जाना पड़ता है, पर एरिक तो जैसे लीजा के पीछे पागल ही होता जा रहा था, वो भी उसके पीछे चला जाता है। जहाँ उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हुआन एक बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी है, जिसे सिर्फ लड़कियों का नशा रहता है। ये सुनकर के एरिक फौरन से लीजा के पीछे चला जाता है। इधर लीजा जैसे क्लब में इंटर करती तो हुआन कुछ लड़कियों के साथ में बैठा होता है और वो लीजा को देखती उसे ड्रिंक ऑफर करने लगता है, जिस पर लीजा उससे कहती कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। ये सुनकर के वो बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है, जिस पर लीजा कहती कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी कंपनी के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, पर हुआन के गुंडे उसे घेर लेते हैं, जिस पर वो पेपर स्प्रे निकाल करके उनके मुंह पर स्प्रे करने लगती है। पर तभी उनमें से एक गुंडा उसका स्प्रे छीन लेता है और हुआन मौका पा करके उसके साथ में बदसलूकी करने लगता है। पर तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है और लीजा को फौरन से उठा
खाकर के हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी खरोच आई है, मिस लीजा जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद में दादी लीजा से मिलने के लिए आती है और उसका हाल चाल पूछते हुए कहती है कि देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ करके बहुत जल्दी चले गए, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। तुमने इतनी बड़ी कंपनी को अकेले ही संभाला है, पर बेटा अब तुम्हारा भी घर बसना बहुत जरूरी है, तुम्हारा एक बेबी होना बहुत जरूरी है। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, आखिर मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगी। इस बात पर एरिक कहता है कि मुझे लगता है दादी की लू में कोई खराबी है, क्योंकि हमें मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है। ये सुनकर के वो लीजा से कहती है कि फिर तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढूंगी। तो कहती कि दादी आप ये कैसी बातें कर रही है। तो दादी कहती कि वैसे भी एरिक एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं जल्दी तुम दोनों की कुंडली मास्टर से कह करके मैच करवाती हूँ। ये सुनकर के तो एरिक के फेस पर खुशी देखने लायक होती है और वो कहता है कि हाँ दादी मैं तो कब से तैयार हूँ। ये सुनकर के तो दादी काफी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद में एरिक लीजा से कहता है कि देखा तुमने, अब तो दादी ने भी मुझे पसंद कर लिया है। तो कहती कि बकवास मत करो। इतने पर तो एरिक उसे किस कर लेता है। तो कहती कि हर सिचुएशन का फायदा उठाना जरूरी है क्या। तो एरिक कहता है कि बस प्लीज मुझसे शादी कर लो ना। एक तरफ तो हम एरिक का बहुत ही सॉफ्ट और लविंग साइड देखते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक ने हुआन को पकड़वा रखा था, पर जैसे ही एरिक अंदर इंटर करता है हुआन उसे देख करके बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो घबरा करके एरिक से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वरना मैं ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करता। एरिक उससे पूछता है कि तुमने किसके कहने पर उसे हाथ लगाया, जिस पर वो डर से बता देता है कि मुझे लीजा के अंकल ने पैसे दिए थे ताकि मैं लीजा की इज्जत खराब कर दूं। ये सुनकर के तो एरिक गुस्से से पागल हो जाता है और उसके पास जाकर के कहता है कि तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। इतना कहकर के उसे करीब करीब मारने वाला होता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एरिक लीजा के घर डिनर पर जाता है, जहाँ दादी ने उसे इन्वाइट किया था, पर ये बात अंकल को पसंद नहीं आती और वो कहते कि जरूर इसने माँ को कोई पट्टी पढ़ाई है, तभी तो ऐसे भिखारी के साथ में लीजा की शादी करवाने के लिए तैयार हो गई है। इस बात पर दादी उन्हें डांटते हुए चुप रहने के लिए कहती है, पर फिल्मिंग शुरू हो जाती है और एरिक को जलील करने लगती है, जिस पर दादी कहती कि अपनी जुबान पर लगाम दो, क्या हमने यही सब तुम्हें सिखाया है। इधर अंकल मौका पाकर के किचन में घुस करके दादी के लिए बनाए गए सूप में कुछ मिला देते हैं, पर तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है। तो अंकल कहते कि मुझे पता है कि तुम शेन परिवार की संपत्ति को हड़पना चाहते हो, तभी तो तुम लीजा से शादी कर रहे हो। तो एरिक कहता है कि फिर आपको किस चीज का लालच है। तो वो कहते कि मेरे ऊपर उंगली उठाने की सोचना भी मत। अभी ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है, जिसे देख करके अंकल एरिक को बात सुनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब दादी जैसे ही सूप पीती है तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है, जिस पर अंकल कहते कि लीजा तुम्ही ने सूप बनाया था ना, बताओ कि तुमने इसमें क्या मिलाया था। तो कहती कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। यहाँ पर सभी लीजा के ऊपर इल्जाम थोपने लगते हैं और अंकल कहते कि देखो अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं ये मामला पुलिस तक पहुंचाऊं तो तुम मुझे कंपनी के 50% शेयर दे दो। तो लीजा कहती कि शेन ग्रुप मेरे माता पिता ने बनाया था ना कि वो आपका है। तो कहती कि फिर ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे फंसाता हूँ। इतनी पर तो दादी माँ उठ जाती है, क्योंकि अंकल के प्लान के बारे में एरिक को पहले से ही सब कुछ पता था और यहाँ पर अंकल का पर्दा फाश हो जाता है और सारी सच्चाई सामने निकल करके आ जाती कि उन्होंने ये सब किया है। यहाँ तक कि उन्होंने तो दादी को भी नहीं बख्शा। इस बात से गुस्सा होकर के दादी उन्हें शेन परिवार से बेदखल कर देती है। ये सुनकर के तो पागलों की तरह दादी से माफी मांगते हुए उनके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, पर दादी उनकी एक बात नहीं सुनती है। अब अंकल इस बात से पागल हो जाते हैं और कहते कि ये सब इसी लीजा की वजह से हो रहा है, मेरे यहाँ से सब कुछ निकल गया। इतना कह करके वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर बीच में एरिक आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, जहाँ उसे फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ डॉक्टर आकर के बताते हैं कि हमने पट्टी कर दी है, अभी उन्हें थोड़े आराम की जरूरत है। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। लीजा दादी से कहती कि आपने बहुत ही ज्यादा टेंशन ले लिया है, तो आपको घर पर जाकर के आराम करना चाहिए। और रही बात अंकल की, तो उन्हें पुलिस पकड़ करके ले गई है। तो दादी कहती कि ठीक है। इतना कह करके वो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लीजा अंदर जाती है तो एरिक से कहती कि आखिर तुम बीच में क्यों आए। तो एरिक कहता है कि भला मैं तुम्हें चोट कैसे लगने दे सकता था। तो लीजा कहती है पता नहीं क्यों तुम मुझे नॉर्मल आदमी नहीं लगते हो, सच सच बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तो वो कहता है कि इस वक्त मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। तो वो कहती कि ठीक है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एरिक के दादाजी आते हैं और उससे कहते कि सब क्या चल रहा है। तो एरिक कहता है कि इसमें सिर्फ मेरी गलती थी, इसीलिए मुझे चोट लग गई। तो दादाजी कहते कि बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी शादी की एज हो गई, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो कहता है कि अभी मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। तो दादाजी कहते हैं क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए बड़ा किया था जो कि तुम लीजा जैसी लड़कियों के साथ में घूम सको। तो कहता है कि लीजा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो कि आप इस तरीके से बोल रहे हैं। जिस पर दादाजी कहते हैं कि ये मत बोलो कि वो तुम्हारे स्टेप ब्रदर की वाइफ है और तुम्हारी भाभी है। तो कहता है कि उससे क्या हुआ, उनका तो रिश्ता पहले ही टूट चुका है। दादाजी कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, इससे हमारे किन परिवार का नाम बदनाम होगा और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी माँ कैसे मरी थी। तो एरिक कहता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। तो दादाजी कहते कि बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवा रहा हूँ। इस बात के लिए एरिक साफ इनकार कर देता है। तो दादाजी कहते कि ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैंने कल एक बिजनेस पार्टी रखी तो वहाँ पर समय पर पहुंच जाना। इतना कह करके वो बाहर निकल करके कहते हैं इस नालायक के पंख कुछ ज्यादा ही निकल गए, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इधर वेस ग्रुप से दादी के पास भी इन्विटेशन पहुंच जाता है, जहाँ वो लीजा को जाने के लिए कहने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वेस ग्रुप का उसकी कंपनी के साथ में एक अच्छा बॉन्ड बन सके। अब पार्टी का दिन आ जाता है, जहाँ एरिक के सामने कुछ लड़कियां खड़ी होकर के उसके बारे में जानने की कोशिश करती
होती है और अपने बारे में बताने की भी कोशिश कर रही होती है, क्योंकि दादाजी ने जानबूझकर के उन्हें वहाँ पर बुलाया था। पर एरिक उनकी बातों में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लीजा आती और एरिक को पीछे से देख करके सोचती कि पता नहीं क्यों इंसान मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अगले दिन असिस्टेंट एक डॉल लेकर के आता है और उससे पूछता है कि बॉस आपने इसे क्यों मंगवाया। तभी वो याद करता है कि लीजा एक टॉय शॉप पर गई थी जहाँ उसे एक डॉल बहुत पसंद आई थी। एरिक भी वहीं खड़े होकर के लीजा को देख रहा होता है, जहाँ लीजा की फ्रेंड उससे कहती कि अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो इसे ले लो। तो लीजा कहती कि अब मैं इसका क्या करूंगी, जल्दी मैं कंपनी की उत्तराधिकारी बनने वाली हूँ। इतना कहकर कि वो उस डॉल को वहीं पर रख करके चली जाती है। पर एरिक अंदर जाकर के उस डॉल को पैक करवा लेता है और लीजा को देख करके अपने दिल की बात बताने के लिए जा ही रहा होता है। पर वो लीजा को पानी में डूबता हुआ देख करके डॉल वहीं पर फेंक करके उसे बचाने के लिए वहाँ पर कूद जाता है और फिर वही सारी बातें हो जाती है। जिसके बाद एरिक विदेश चला जाता है और उसके दिल में उसका प्यार दब करके रह जाता है। अब नाइट में वो लीजा को वही डॉल ले जा करके देता है, जिसे वो देख करके काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तो मेरी फेवरेट डॉल थी, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। पर इससे पहले कि एरिक उसे कुछ बता पाता, लीजा के पास में एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है। पर कॉल रखने के बाद में एरिक बात को पलट देता है और फिर से उसे एक बार सच्चाई नहीं बताता है। अगले दिन एरिक के दादाजी लीजा के घर के बाहर खड़े होते हैं और एरिक को देख करके उससे कहते कि मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, चुपचाप से मेरे साथ में घर चलो। तो वो कहता है कि दादाजी आखिर आप मेरी फीलिंग के बीच में क्यों आ रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं कि आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं लीजा को गायब करवा दूं। जिस पर वो कहता है कि ऐसा करने की सोचिएगा भी मत, वरना आप भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं कितना जिद्दी हूँ। बेहतर ये हो कि हम बातों से इस मामले को सुलझा लें। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। तो दादाजी गुस्से से कहते कि नालायक कहीं का आशिक बना फिर रहा है। वापस आकर के वो लीजा से पूछता है कि अगर तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे कुछ झूठ बोला है, यानी कि मैंने अपनी पहचान छुपाई है, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। तो वो कहती कि मुझे तुम्हारी पहचान की परवाह नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे प्यार और ईमानदारी की परवाह है, बस उसमें धोखा मत देना। तो वो उसे गले से लगा करके कहता है कि मैं तो ऐसा करने के सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि पता नहीं सच जानने के बाद में तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा। कुछ देर के बाद में एरिक लीजा के ऑफिस उसका लंच लेकर के जाता है, पर जैसे ही वो खाना खाने जाती उसे वोमिटिंग आने लगता है। तो एरिक कहता है कि पर मैंने तो इसे बहुत अच्छे से बनाया था। तो वो कहती कि लगता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो कहता है कि चलो हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं। इतना कहकर कि वो उसे लेकर के जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि एरिक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहता है कि पर मैं तो लीजा को हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूँ। ये सुन करके तो दादाजी गुस्सा होने लगते हैं। तो लीजा कहती है कि तुम अपने दादाजी के साथ चले जाओ, मैं खुद से हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तो एरिक कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी से फ्री होकर के वहाँ पर पहुँचता हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। लीजा भी हॉस्पिटल जा करके अपनी रिपोर्ट आने का वेट करने लगती है। कुछ देर के बाद में लीजा का रिपोर्ट आ जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। पर बच्चे का फादर कहाँ है। आजकल ना जाने मर्दों को क्या होता जा रहा है, जिनके अंदर जिम्मेदारी नाम की कोई भी चीज नहीं है। पर तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर से मिलने के बाद में लीजा अपना रिपोर्ट लेकर के बाहर आती है, जहाँ लू लीजा को देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती कि तुमसे क्या मतलब है कि मैं कहाँ पर क्या कर रही हूँ। इतने पर वो उसका रिपोर्ट छीन करके देख लेता है और उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि आखिर ये बच्चा किसका है। तो लीजा कहती है कि बच्चा तुम्हारा नहीं, तो तुम्हें पूछने का भी कोई भी अधिकार नहीं है। इस बात पर उसका रिपोर्ट फाड़ देता है, पर लीजा उससे बहस करना सही नहीं समझती, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। पर लू इस बात से इतना अपसेट हो जाता है कि वो बाहर में जाकर के ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर लिली आकर के उसे सेड्यूस करने लगती है। तो लू उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जैसी लड़की से मैं शादी करूंगा। वैसे तुम एक बात कान खोल करके सुन लो, मेरा और लीजा का रिश्ता भले ही टूट चुका है, पर तुम उसकी जैसी कभी भी नहीं बन सकती हो। तभी लू के पास में उसके असिस्टेंट की कॉल आती और वो उसे बताता है कि हमने मास्टर को पकड़ लिया है। ये सुन करके तो लू वहाँ से फौरन से निकल जाता है और अपने घर पहुंच करके मास्टर को धमकाते हुए सारी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। जानना चाहते हुए भी मास्टर को सारा सच बताना पड़ता है कि एरिक ही गुयान है और वही इस ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है। यहाँ पर लू को पता चल जाता है कि वो तो उसका सौतेला भाई है। इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद वो सीधा एरिक से बात करने के लिए निकलता है, जहाँ वो दादाजी और एरिक को आपस में बात करता हुआ सुनने लगता है, जहाँ एरिक दादाजी से कह रहा होता है कि मैं सिर्फ लीजा से ही शादी करूंगा। इस बात पर वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं और कहते कि अरे नालायक, वो तुम्हारे सौतेली भाई की वाइफ थी। तो वो कहता है कि फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर के लू वहाँ से सीधा लीजा के पास वापस से निकल जाता है और वो लीजा को रोक करके उसके सामने घुटनों पर बैठ करके उससे माफी मांगते हुए उसे अपनी लाइफ में वापस आने के लिए कन्विंस करने लगता है। पर लीजा कहती कि अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एरिक तुमसे बहुत प्यार करता है। जिस पर वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि वो एक छोटा सा मॉडल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार उसकी इंसल्ट करते रहोगे। जिस पर लोग कहता है कि वो कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं है, वो बल्कि वही इस ग्रुप का प्रेसिडेंट है और उसने पूरे प्लान के साथ में तुम्हें फंसाया है। ये सुन करके वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि भला वो मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाएगा। तो लोग कहता है क्योंकि वो गुयान है। इतने पर तो एरिक वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों के बीच में हाथापाई
हाथापाई शुरू हो जाता है, जहाँ लीजा फौरन से एरिक को मारपीट करने से रोकती है। तो लू उससे कहता है कि लीजा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये अपनी पहचान छुपा करके तुम्हारी लाइफ में क्यों आया, क्योंकि मेरा सौतेला भाई गुयान है जो कि तुम्हारे जरिए मुझसे बदला लेना चाहता था। ये तो अपने बदले के चक्कर में ये भी भूल गया कि तुम इसकी भाभी हो। ये इतना बड़ा नीच इंसान है। इतनी बड़ी सच्चाई जान करके तो लीजा के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और उसे जैसे सदमा ही लग जाता है। एरिक कहता है कि तुम इसकी बातों पर भरोसा मत करना, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। पर लीजा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से अंदर चली जाती है, जहाँ एरिक भी उसके पीछे चला जाता है। तो वो कहती कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, क्यों ने मुझे पहले बताया कि तुम लू के भाई हो और वही स्कूल के प्रेसिडेंट हो। तो वो कहता है कि मेरा तुमसे ये सब छुपाने का कोई भी इरादा नहीं था। जिस पर वो कहती कि तुम्हें पता था ना कि हमारा क्या रिश्ता है, फिर तुमने ये सब क्यों किया। तो एरिक कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ में रहना चाहता था। वो तो लू था जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। तो लीजा कहती कि अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। तो वो कहता है कि प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। पर लीजा इस वक्त इतने गुस्से में होती कि वो एरिक की एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती। इस बात से दुखी होकर के एरिक एक बार में बैठ करके ड्रिंक करने लगता है। तो असिस्टेंट उसे ड्रिंक करने से रोकता है, जिस पर उसे बताता है कि लीजा ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। ये सुनकर के असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है। तो एरिक कहता है कि मैं इस बात के लिए उसे ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब मेरी झूठ की वजह से हुआ है। तो वो कहता है कि आपको उनके पास जाकर के सब कुछ क्लियर करना चाहिए, ना कि यहाँ पर बैठ करके ड्रिंक करना चाहिए। तो एरिक कहता है कि पर वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार जरूर कोशिश करूंगा। इधर लिली इस बात से बौखलाए कि लू ने उसे छोड़ दिया है। वो लीजा को अपने आदमियों से कह करके किडनैप करवा लेती है। दूसरी तरफ एरिक लीजा से बात करने के लिए उसे कंटिन्यू कॉल किए जा रहा होता है, पर उसका नंबर बंद आ रहा होता है। इस बात से वो काफी घबरा जाता है और अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ करके उसके घर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी ताला लगा होता है। तभी उसके पास में लिली की कॉल आती है, जो कि उससे कहती है कि लीजा मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसकी जिंदगी चाहते हो तो मेरे बताए गए ठिकाने पर पहुंच जाना। ये सुनकर के वो काफी परेशान हो जाता है और भागता वो लिली के ठिकाने पर पहुंचता है और कहता है कि अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। तभी वहाँ पर लू भी भागता हुआ आ जाता है और लिली से कहता है कि लगता है कि तुम पागल हो गई, उसे फौरन से छोड़ दो। जिस पर लिली कहती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो कि तुम दोनों इसके लिए मरे जा रहे हो, इससे अच्छा कि मैं इसका काम ही तमाम कर दूं, सारे फसाद की जड़ यही है। तो एरिक कहता है कि लगता है कि तुम पागल हो गई हो। जहाँ लिली लू से कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, मेरा यूज किया, अब जब मैं किसी के लायक नहीं रहेगी तो तुम्हें लीजा का प्यार याद आ रहा है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। तो लू उससे कहता है कि पर तुम मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं हो। जिस पर लिली कहती है कि पर तुमने तो मुझे बताया था कि 5 साल पहले एरिक ने लीजा को पानी में डूबने से बचाया था, पर तुमने उसकी जगह ले ली। फिर तुम लीजा से कब से प्यार करने लग गए, तुमने तो उसे धोखे में रखा है। ये सब सुन करके तो लीजा पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है, जहाँ एरिक उसे 5 साल पहले की सारी सच्चाई बता देता है। अब सारी सच्चाई बाहर निकलता हुआ देख करके लू भी इस बात को कबूल कर लेता है कि उसने एरिक की जगह ली थी। एरिक लीजा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता था, पर मैं उस वक्त तुम्हारे लायक नहीं था और मुझे इस बात का भी डर था कि तुम भी मेरे मोटे पतले दिखने की वजह से मुझसे नफरत करती होगी। मुझे लगा था कि शायद तुम लू को ही पसंद करती हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए मैं भी इससे हट गया था। लेकिन फिर मुझे एक दिन पता चला कि ये आदमी तो तुम्हें धोखा दे रहा है और तुमसे प्यार भी नहीं करता है, इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया। पर इस बात का अफसोस मुझे आज भी है कि मैंने आने में देर कर दी। ये सब सुन करके तो लीजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। पर तब तक तो लिली वहाँ पर आग लगा करके भाग जाती है, लेकिन एरिक अपने बिना जान की परवाह किए लीजा को वहाँ से रेस्क्यू करता है। इधर लिली वहाँ से भागी रही होती है, पर दादाजी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और भागने नहीं देते हैं। तभी वहाँ पर एरिक लीजा को लेकर के आता है, पर वो दादाजी को देख करके उनसे कहने लग जाता है कि अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मरने वाला अगला इंसान मैं ही होऊंगा। ये सुनकर के दादाजी समझ जाते कि एरिक पूरी तरीके से बागी बन चुका है और वो लीजा के लिए अपनी जान तक दे सकता है, इसीलिए वो उसे रोकते नहीं और लीजा को फौरन से अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं। जहाँ दादाजी और एरिक लीजा के होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा टेंशन में भी होते हैं। तभी लीजा को होश आने लगता है, तो एरिक फौरन से डॉक्टर को बुलाता है, जहाँ वो उसे चेक करके बताती कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें चोट लगेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। बच्चे का नाम सुन करके तो एरिक खुश हो जाता है और दादाजी भी खुश होकर के लीजा को पूरे मन से अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी एरिक बहुत प्यार से लीजा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर लीजा फौरन से हाँ कर देती है और खुशी खुशी रिंग को पहन लेती है। इधर लिली पुलिस से बच करके भागती हुई लू के पास आकर के उसे बचाने के लिए कहने लगती है, तो लू कहता है कि भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं खुद भी बैंकरप्ट हो चुका हूँ। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और लिली को पकड़ करके ले जाती है। अब फाइनली एरिक और लीजा की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ सभी बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं, जहाँ लीजा और एरिक अपनी शादी को हंसी खुशी कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।